सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। सापेक्षिक आर्द्रता किससे मापा जाएगा? हाइग्रोमीटर से। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सोचोगे वैसे तो गलती कर लोगे इस एग्जाम में, इस प्रश्न में। याद कर लो बस, दाब बढ़ाने से मीन्स प्रेशर बढ़ेगा बर्फ का तो गलनांक क्या हो जाएगा? कम जाएगा, घट जाएगा। अगर दाब कम होगा तो गलनांक क्या होगा? बढ़ेगा, अपोजिट है। वायुमंडल में किस कारण बादल तैरता है? जब भी तैरने की बात हो तो मैंने कहा था घनत्व कम होगा, ठीक है ना। जो वस्तु तैर रहा है उसका घनत्व क्या होगा? कम होगा। जैसे कि बर्फ क्या होता है? तैरता है पानी में, मतलब अगर पानी बर्फ बन जाए तो क्या होता है? उसका घनत्व क्या होता है? कम हो जाता है, ठीक ना। याद रखना, मीन्स पानी अगर ठंडा होगा तो घनत्व क्या होता है? कम हो जाता है। और अगर पानी गर्म करेंगे तो घनत्व क्या होगा? कम होगा। और एक प्रश्न, सॉरी, घनत्व मतलब गर्म करेंगे तो क्या होगा? पानी घनत्व अधिक होगा। घनत्व अपोजिट होता है वॉल्यूम का, मतलब आयतन का। अगर घनत्व कम हो रहा है तो मतलब आयतन बढ़ रहा है। यही कारण है कि ठंडे के टाइम में क्या होता है? पानी ठंडा होगा तो फैलेगा, आयतन बढ़ रहा है तो पाइप फट जाता है, ठीक ना। चलो प्रश्न बात है। बांध के नीचे दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ क्या होता है? द्रव्य का दाब भी क्या होता है? बढ़ जाता है। बर्फ पर स्केटरिंग प्रदर्शित करना आसान होता है या किया जाता है, क्यों? क्योंकि दाब मीन्स, फिर से रिपीट कर लेते हैं इसको। बर्फ का स्केटरिंग प्रदर्शित किया जाता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। इसी कारण से बर्फ पर स्केटरिंग किया जाता है। और करना आसान क्यों होता है? क्योंकि घर्षण वहाँ पे कम लगता है। चौराहे पर पानी की फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर वो आपस में चिपक जाते हैं। दाब अधिक होने से क्या होगा? गलनांक घट जाएगा। ये सारे प्रश्न उसी पे आ रहे हैं, देख रहे हो ना। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाएगा। ये सेंटेंस अगर आपको याद रहेगा तो बहुत सारे प्रश्न का आसानी से टिक कर पाओगे। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टी लगाई जाती है ताकि क्या किया जा सके? दाब को कम किया जा सके। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक और मुंह से खून निकलने लगता है। क्यों निकलने लगता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? वायुमंडलीय दाब घटता चला जाता है। ऊंचाई के जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे ताप पर उबलता है, क्यों? क्योंकि पानी का दाब कम होता है, सॉरी, वायुमंडल का दाब क्या होता है? कम होता है। पर खाना लेट से पकेगा, ठीक ना, उसका भी कारण यही, वायुमंडलीय दाब कम। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होगा? वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। जब भी कभी बैलून होगा तो उसका दाब क्या होता है? अधिक होता है। अच्छा, एक प्रश्न और आता है कि बैलून, मान लो कोई गैस का बैलून है, वो ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के बाद तो क्या होता होगा? वो फट जाता होगा। क्या, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसके अंदर का जो दाब है वो वायु के दाब से अधिक है, ठीक ना। तो ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने जाते क्या होता है? वायु का दाब कम होता जाएगा, इसका दाब बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे बहुत बड़ा बड़ा होता जाएगा और फिर ये फट जाएगा, ठीक ना। ऐसा कंसेप्ट होता है यहाँ पे। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, यहाँ पे आपका क्वथनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक। समतल के अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना कठिन होता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग में दौड़ाया जाता है, क्यों? ताकि वायु दाब को क्या कर सके? वो बढ़ा सके। हाइड्रोजन से भरा रबर गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? क्योंकि वायु दाब घट जाता है। ये लाइन से ना आपको फिजिक्स में कम से कम 1-2 नंबर एग्जाम में आ ही जाता है। शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? ये होता है 10 मतलब 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ठीक ना। बर्फ का घनत्व कितना होता है? 0.9। घनत्व क्या होता है ना? कम होता है बर्फ का। और अगर यहीं पे जैसे आप मीन सरसों का तेल मान लो आप खरीदते हो मार्केट से, तो देखना उस पर कितना डेंसिटी लिखा रहता है। उस पर लिखा है 910 ग्राम लिखा रहता है। डीजल या पेट्रोल खरीदो तो पेट्रोल पे 870 के आसपास लिखा रहता है, पेट्रोल पंप पे इतना डेंसिटी लिखा रहता है। तो वो वैरी करता है डेंसिटी पे, जिसका कम होगा वो क्या होगा? तैरेगा पानी पे। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार क्या होता है? शून्य होता है, भार उसका शून्य हो जाता है। ये किसका मीन्स उत्प्लावन बल है? आर्किमिडीज का हालांकि सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसका कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? 1/10। नया प्रश्न एएलबी में पिछली बार क्या पूछ लिया गया था कि प्रश्न सेम था, ऑप्शन में 1/10 नहीं था, 0.1 था। काफी स्टूडेंट गलत कर लिए, याद रखिएगा 0.1 और 1/10 दोनों सेम ही है, ठीक ना। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाता है, थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाएगा। क्यों उठ जाएगा? क्योंकि नदी का पानी का घनत्व क्या होता है? थोड़ा कम होता है। स्टील, और यही अगर अपोजिट रहता कि नदी से समुद्र में जाएगा तो नाव क्या होगा? थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, ठीक ना। स्टील
की गोली पानी में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व क्या होता है, स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। जिसका घनत्व अधिक होगा वो तैरेगा, सॉरी वो डूब जाएगा, जिसका कम होगा वो तैरेगा। तैरना गति के किस नियम का कारण है, तो तृतीयक नियम, न्यूटन का तीसरा नियम है ये। बर्फ पानी में तैरता है परंतु अल्कोहल डूब जाता है, क्यों? क्योंकि बर्फ पानी से हल्का होता है और अल्कोहल भारी होता है। यहाँ पे घनत्व का भी जिक्र किया जा सकता था, ठीक ना। बर्फ की बूंद गोलाकार क्यों होती है? अब नेक्स्ट प्रश्न आ गया, ये होता है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, वर्षा का बूंद गोल होता है। कर्पूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती से ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? कैपिलरिटी या केशिकत्व के कारण ये चढ़ पाता है। द्रव्य बूंद के संकुचन होकर न्यूनतम क्षेत्र की घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? यही हुआ पृष्ठ तनाव। मतलब द्रव्य क्या चाहता है, कोई भी ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ लगे ना, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में रहने का कोशिश करे, उसे ही हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। नाम से क्लियर है, सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, मतलब सेंटीप्यूटल, सॉरी ये इसका क्या कहा जाता है, मैंने क्या कहा था, सरफेस टेंशन, ठीक ना, पृष्ठ तनाव। सेंटीप्यूटल अलग होता है सेंट्रीफ्यूगल, वो आगे पढ़ेंगे हम। कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है अवतल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह क्या होता है, अवतल, और साथ में पानी का जो बुलबुला होता है ये भी अवतल ही होता है। पारा का ऊपरी सतह कैसा होता है, उत्तल होता है। पानी में केरोसिन तेल का छिड़काव करने से उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो क्या होता है ना, मक्खी पानी पे चल लेती है, अगर उसमें आप मिट्टी का तेल देते हो तो उसका जो एग होता है, जो भी होता है, वो पानी में डूब जाता है और एक लेयर बन जाता है, मीन्स उसको सांस नहीं मिल पाता, इस कारण वो मर जाता है। तो इसीलिए पानी में केरोसिन तेल मिलाया जाता है, ठीक ना। तो याद रखना, केरोसिन मिलाने से पानी का क्या होता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है, कम हो जाता है। गर्म करने से भी कम हो जाता है, ठंडा करने से अधिक होता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसको समझो, घनत्व कब अधिक होता है, जब हम ठंडा करते हैं, ठीक ना। वैसे पानी का बर्फ बनता है तो क्या होता है, उसका डेंसिटी अधिक हो जाता है, ये क्या होता है, बढ़ जाता है, इसका पृष्ठ तनाव भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, कम, मीन्स नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, सॉरी। द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली क्या होगा, कम चढ़ेगा। जब ये पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा तब वो कम चढ़ेगा, ऊपर कैपिलरिटी फोर्स जो होगा वो कम लगेगा। किस कारण पानी कांच को भिगोता है? इसमें होता है असंजक बल, असंजक बल। समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए तेल क्यों गिराया जाता है? पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए, पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है, और उससे क्या होता है, कपड़े के मीन्स जो पार्ट पार्ट तक पानी जा पाता है और उस कपड़े को साफ कर पाता है, ठीक ना। गरम सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है? वही पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ता है, कैपिलरिटी, केशिकत्व के कारण। साबुन द्वारा निर्गमन का सिद्धांत है पृष्ठ तनाव। मतलब साबुन अगर किसी पानी में मिलाते हो, डिटर्जेंट मिलाते हो, तो क्या होता है, वो उसका पृष्ठ तनाव कम कर देता है और वो सही से साफ कर पाता है। गर्म पानी करने से भी वही होता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और कपड़े को साफ कर पाता है। जब ब्रश को पानी में डुबोते हैं तो उसका बाल आपस में किस कारण चिपक जाता है? वही पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव के कारण। श्यानता गुणांक का बीमा क्या है? ml-1 t-1। श्यानता गुणांक का मात्रक क्या है? पॉइस, काफी इंपॉर्टेंट है। श्यानता गुणांक का मात्रक क्या है? पॉइस। स्टोक का सूत्र क्या होता है? F बराबर 6 पाई nRV। एक आदर्श तरल की श्यानता कितना होता है? शून्य होता है, शून्य। ताप बढ़ने पर द्रव्य का श्यानता क्या होगा? घट जाएगा, जबकि ताप घटने पर क्या होगा? श्यानता बढ़ जाएगा, ठीक ना। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता लिखा है, इस प्रश्न को फिर से समझ लो। ताप बढ़ने पर द्रव्य की श्यानता क्या होगा? घटेगा। ताप घटने पर द्रव्य की श्यानता बढ़ेगा। अब गैस में उसका अपोजिट होता है, ताप बढ़ेगा तब श्यानता बढ़ेगा, ताप घटेगा श्यानता भी घटेगा। 20 डिग्री सेल्सियस पर जल की श्यानता कितना होगा? 1 गुने 10⁻³ पाइस। और ग्लिसरीन का कितना होगा? 14.1 पाइस। ये इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, बस याद रखो श्यानता पाइस में मापा जाता है। सामान्यतः जल का पृष्ठ तनाव कितना होता है? 73 डैन पर सेंटीमीटर। वायु की श्यानता पानी की श्यानता से क्या होगा? कम होगा। वायु का श्यानता पानी की श्यानता से कम होगा। गाढ़े द्रव की श्यानता अपेक्षाकृत क्या होता है? अधिक होता है। तरल के प्रवाह की दर को मापा जाता है
वेचुरी मीटर से। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पे कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर। ठंड देशों में झील में जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहता है, क्योंकि बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेल्सियस पर आता है। मतलब क्या होता है कि ऊपर का लेयर बर्फ बनता है, पर नीचे क्या रहता है? वो पानी ही होता है। ठीक है ना, ऊपर होता है 0 डिग्री, नीचे रहता है 4 डिग्री सेल्सियस, उससे वो कम नहीं हो पाता है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का डेंसिटी क्या होता है? सबसे अधिक होता है। पानी का घनत्व तो महत्तम मतलब होता है अधिक, ठीक ना, होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। हुक का सिद्धांत संबंधित है प्रत्यास्थता पर। प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा कितना होता है? ml-1t-2। सर्वाधिक प्रत्यास्थता होता है स्टील का। सर्वाधिक प्रत्यास्थता, हालांकि स्टील लिखा है पर याद रखना गोल्ड का होता है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे प्रत्यास्थता किसका होता है? गोल्ड का। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में कितना कंपन करती है, उसे क्या कहेंगे? आवृत्ति। 1 सेकंड में कितना वाइब्रेट हुआ, वो आवृत्ति होता है। आवृत्ति कैसे मात्रक? हर्ट्ज। सरल आवर्त गति निष्पादित करने वाले यंत्र का आवर्तकाल निर्भर करता है बल नियतांक पर। सरल आवर्त गति में गतिशील कण में महत्तम विस्थापन का त्वरण का मान कितना होता है? 0 होता है, 0। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। झूलता झूलते समय कोई व्यक्ति अगर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा। यदि झूले के स्थान पर कोई 2 व्यक्ति बैठ जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर बैठने का जिक्र हो तो कुछ नहीं होगा, खड़ा होगा तो क्या हो जाएगा? आवर्तकाल घट जाएगा। यदि खोखले गोलक में पारा भरा जाए और उसमें से आधा पारा को निकाल दिया जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। यदि दोलन करते समय लोलक की स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होगी? चरमोत्तावस्था। मतलब जैसे मान लो जैसे ये दोलन कर रहा है, ठीक ना, यहाँ पे बोले यहाँ पर मतलब यही ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक ना, ऐसे ऐसे कर रहा है। तो जो लास्ट पॉइंट होता है ना, अभी यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे सबसे अधिक होता होगा। तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दोनों को अगर ऐड करोगे तो वर्क बराबर होता है दोनों। हालांकि वो बाद में पढ़ोगे कभी, वो थोड़ा हाई क्लास का हो गया। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? 2% बढ़ जाएगा। किसी पेंडुलम की लंबाई दुगुनी कर देने से उसका आवर्तकाल क्या होता है? √2 गुना बढ़ जाता है। नेक्स्ट आपको के कंपन से मीन्स वाइब्रेशन से ध्वनि की उत्पत्ति होती है। अच्छा, इससे पहले मैं बहुत सारा बुक कंप्लीट कर चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से देख लीजिएगा। अगर उसमें दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं काफ़ी आसानी से प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक ना। तो अभी क्या था? ध्वनि की उत्पत्ति किससे होती है? वस्तुओं के कंपन से। जहाँ भी कंपन होगा वहाँ पे क्या होगा? ध्वनि होगा। जितना अधिक कंपन होगा ध्वनि क्या होगा? उतना अधिक होगा। किसी माध्यम में विक्षेप की संरचना को क्या कहा जाता है? तरंग कहा जाता है। किसी माध्यम में विक्षेप की संरचना को मीन्स इस टाइप का अगर विक्षेप होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? तरंग कहेंगे। जो तरंग सुनने में संवेदना उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। ध्वनि किसका एक रूप है? ऊर्जा का। ध्वनि किसका रूप है? ऊर्जा का। ध्वनि किसमें गमन नहीं करता? ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता, मीन्स उसकी चाल निर्वात में शून्य होती है, ठीक। निर्वात को वैक्यूम कहा जाता है या शून्य कहा जाता है, उसे ही। ध्वनि की तरंग वायु में ध्वनि तरंग कैसा होता है? अनुदैर्घ्य। मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ कि ध्वनि हो, यहाँ पे भी ध लगा हुआ है मीन्स धैर्य। प्रकाश लगा हो तो प्रस्थ, मीन्स अनु तो लगा ही रहेगा, प्रस्थ कर देना, ठीक ना। प्रकाश में अनुप्रस्थ और ध्वनि में अनुदैर्घ्य। याद करना आसान होता है थोड़ा। अनुदैर्घ्य तरंगें उत्पन्न की जाती है ठोस, द्रव्य और गैस तीनों से। अनुदैर्घ्य तरंग मीन्स ध्वनि उत्सर्जित किया जा सकता है। आवृत्ति की ऐसा यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। आवृत्ति मापते हैं हम हर्ट्ज में। 1 हर्ट्ज बराबर होता है, मतलब 1 सेकंड में कितना कंपन हुआ उसको कहा जाता है आवृत्ति या हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज बराबर होता है मीटर एंगस्ट्रम का। मीटर एंगस्ट्रम को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये हुआ सिंबल एंगस्ट्रम का। 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर इजकल टू 1 एंगस्ट्रम। 1 नैनोमीटर बराबर होगा 10⁻⁻9। ध्वनि का वायु में वेग कितना होगा? 332 मीटर पर सेकंड। 331.7 होता है, ठीक ना, 7।
मीटर पर सेकेंड। ध्वनि में वायु का वेग, याद रखना टेम्परेचर बढ़ने पर मीन्स तापमान बढ़ने पर वायु का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि मान लो 100 डिग्री टेम्परेचर पे, यहाँ पे लिखा भी है हालांकि 100 डिग्री टेम्परेचर पे कितना होगा, तो बढ़ा के लिखना है 405, ऐसा नहीं कि इस पे टिक कर दोगे। पिछली बार ग्रुप डी का एग्जाम हुआ तो उसमें यही प्रश्न आ गया था कि 25 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि का स्पीड कितना होगा, और ऑप्शन में 332 भी था। याद रखना जैसे 25 डिग्री है ना, तो 25 का आधा कर दो, कितना हो गया 12, 12 इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो, मीन्स अप्रोक्स मीन्स 45, 345 के आसपास पे क्या करना, टिक कर देना, ठीक ना। तो आधा करके जोड़ देना है उसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ऐसा गलती कभी ना करना, क्योंकि एक बार प्रश्न आ गया है तो आगे भी आपको पूछे ही जाएंगे। ध्वनि का हाइड्रोजन में वेग कितना होता है, 1269 मीटर पर सेकंड, 1269 मीटर पर सेकंड, काफ़ी अधिक है। ध्वनि का कार्बन डाइऑक्साइड में वेग कितना होता है, 269 मीटर पर सेकंड। हालांकि ग्रुप डी का और एनटीपीसी का जो पूछे गए प्रश्न थे उसका मैंने कई सारा वीडियो बना दिया है, तो अगर आप नहीं देखे होगे वो भी देख लेना अगर आपका एग्जाम है तो। ध्वनि का कार्बन डाइऑक्साइड में वेग कितना होता है, 269। ध्वनि का भाप मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस में वेग कितना होगा, 405 मीटर। ध्वनि का अल्कोहल में वेग कितना होगा, 1260। लोहा में सबसे अधिक है 5130 मीन्स इस्पात हुआ। देखो ऐसे समझो, ठोस द्रव गैस करके समझोगे तो आसानी होगा। सबसे कम किस में होता है ध्वनि का स्पीड, गैस में, उससे थोड़ा अधिक होगा, सॉरी सबसे कम होता है निर्वात में, उससे अधिक गैस में, उससे अधिक लिक्विड में, और सबसे अधिक ठोस में, ऐसे समझो। क्योंकि प्रश्न कंफ्यूज क्या करेगा कि पानी में ध्वनि का स्पीड अधिक होगा या शीशे में, तो शीशे में ध्वनि का स्पीड क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि शीशा क्या है, ठोस है, समझ रहे हो। शीशा ठोस है इसीलिए स्पीड इसका अधिक है। रीजन अलग अलग है, मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नज़दीक नज़दीक है उसमें ये सब है, पर ऐसे समझो कि वो ठोस है इसीलिए अधिक है, इस्पात ठोस है इसीलिए अधिक है। और ये जो मैंने अभी बताया ये लाइट में पूरा पूरी चेंज होगा। जैसे कि लाइट का स्पीड सबसे अधिक किस में होता है, निर्वात में। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये हो गया आपका सॉलिड, ये हुआ लिक्विड, ये हुआ गैस, और निर्वात को हम वैक्यूम लिखते हैं, ठीक ना। अगर साउंड का स्पीड आए तो सबसे अधिक इधर से होगा, उससे कम, उससे कम, इससे कम। लाइट में होगा तो सबसे अधिक इसमें, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो लाइट में भी यही प्रश्न आएगा कि लाइट का स्पीड किस में अधिक होगा, पानी, शीशा दे दे, इस्पात दे दे, कुछ ऐसा ऐसा कर दे, पानी में अधिक होगा, शीशे से अधिक पानी में होगा। जबकि साउंड का स्पीड शीशे में अधिक होगा, पानी में कम होगा। ध्यान से समझ लो, ये प्रश्न कई बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक ना। अब यहाँ पे स्पीड दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लो, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, बस शीशा और कांच मीन्स कांच और पानी का याद रखना थोड़ा। यहाँ पे दिया गया कुछ ध्वनि स्रोत की तीव्रता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद करना। सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जैसे हम लोग क्या करते हैं, ध्वनि को हम मापते किस में, डेसिबल में मापते हैं, ठीक। साधारण बातचीत जो होता है ये इंपॉर्टेंट है, 30 से 40 डेसिबल होता है। साधारण जो हम लोग बातचीत करते हैं वो होता है 30 से 40। 20 से 30 में होता है फुसफुसा के जो बात करते हैं, विस्परिंग करते हैं, मतलब फुसफुस करके बात करते हैं, वो चुपके से जो बात करते हो क्लास में, वो होता है आपका 20 से 30 डेसिबल तक। साधारण बातचीत जो होता है वो 30 से 40 मीन्स होता है। जोर से बातचीत करना होता है 50 से 60। ये तीनों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रक ट्रैक्टर का जो आवाज़ होता है वो 90 से 100 तक होता है। ये आर्केस्ट्रा, विद्युत मोटर, इसमें नहीं पूछा जाएगा आपसे। जेट मिसाइल का ये इंपॉर्टेंट है। जेट विमान जो होता है 140 से 150 होता है। मशीन गन 170 और मिसाइल का 180, ठीक ना। यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंग। एट फर्स्ट तो ये है कि ये जितने भी तरंग है वो क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बस याद करना है कि गामा किरण का खोज किसने किया था, बेकुरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गामा किरण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा, 10⁻⁻14 से -10 तक होता है सबसे अधिक, बस याद रखो। और साथ ही गामा किरण का खोज किसने किया, बेकुरल। एक्स किरण का रोंटजन, परावैंगनी किरण का रिटर, दृश्य विकिरण का न्यूटन, अवरक्त विकिरण का हर्शेल, लघु रेडियो तरंग का हर्ट्ज और दीर्घ रेडियो तरंग का मार्कोनी। इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गामा किरण का बेकुरल, एक्स किरण का रोंटजन, परावैंगनी किरण का रिटर, दृश्य विकिरण न्यूटन, अवरक्त विकिरण हर्शेल, लघु रेडियो तरंग का हर्ट्ज और दीर्घ रेडियो तरंग का मार्कोनी। इसको याद रखना, इसे इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य दीर्घ रेडियो तरंग का और सबसे अधिक किसका है, गामा किरण का। ये बस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समुद्र जल में ध्वनि का वेग कितना होगा। समुद्र जल में क्या होता है, नमक का मात्रा होता है। इसके कारण क्या होता है, नमक क्या हुआ, एक तरह से सॉलिड हुआ आपका, हालांकि उसे मिलेगा तो कोलाइड हो जाता है वो, पर सॉलिड है, ठीक ना। उससे क्या होगा, उसका मीन्स स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऐसे सोचोगे तो गलत नहीं होगा एग्जाम में। तो कितना हो गया, 1533 मीटर पर सेकेंड। पारा में ध्वनि का वेग कितना होता है, 1450 मीटर पर सेकेंड।
कांच में ध्वनि का वेग याद रखो 5640, मीन्स ठोस की तरह जो होता है, जैसे लोहा में कितना होगा, इसी के आसपास 54 हो या 56 हो, उसी के आसपास होगा, 5460 या 5660 ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे 5640 है कांच का मीन्स वेग। ध्वनि तरंग होता है, प्रत्यस्थ तरंग होता है। ध्वनि तरंग प्रत्यस्थ होता है, और अभी क्या पढ़े थे, अनुदैर्ध्य पढ़े थे। ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है, मीन्स इको साउंड जो होता है, रिफ्लेक्ट जो होता है, वो होता है परावर्तन के कारण। इसका दूरी कितना होना चाहिए, 17.2 मीटर या 17 मीटर याद रखो। 17 मीटर की दूरी पर ही रिफ्लेक्शन होगा, मीन्स इको साउंड होगा, प्रतिध्वनि हमको सुनाई देगा। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है, इस्पात में होता है, मीन्स ठोस में। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं। हम लोग क्या सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। अपसरब क्या होता है, अपसरब 20 हर्ट्ज से कम, और पराश्रव्य 20,000 हर्ट्ज या उसी को 20 के हर्ट्ज भी लिखा जाएगा, ठीक ना। ये और ये दोनों सेम ही हुआ, 20,000 के का मतलब 1000 होता है। जैसे 1 kg कहीं पे लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, 1000 ग्राम है, ठीक ना। तो के का मतलब क्या होता है, 1000 होता है हमेशा। तो 20,000 हर्ज को 20 के हर्ज भी लिखा जाएगा, तो गलत नहीं कर लेना। 300 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य में प्रकाश की आवृत्ति कितनी होगी, 1 × 10⁻15। अब यहाँ पे दिया गया तरंग दैर्ध्य किसका अधिक होता है। देखो यहाँ पे एक चीज़ और समझो, मीन्स आपको ये सब कुछ याद नहीं करना है, बस ये समझो कि इंद्रधनुष देखे होगे, इंद्रधनुष रेनबो, उसमें सबसे ऊपर का कलर कौन सा होता है, रेड। सबसे नीचे कलर कौन सा होता है, वैलेट, बैगनी कहा जाता है उसको, ठीक ना। सबसे ऊपर जो होता है उसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होगा, और सबसे नीचे जो होगा उसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगा। तो यहाँ पे यही आपको बस याद रखना है कि लाल रंग जो होता है उसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। 620 से 700 याद रखना है, तो रख लो, पर एग्जाम में आता नहीं है, ठीक ना। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है, बैगनी का सबसे कम है। एक प्रश्न तो ये आया कि सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसका होगा, तो लाल रंग का। सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैगनी का। इंद्रधनुष के ऊपर कौन सा रंग होता है, लाल, नीचे कौन सा होता है, बैगनी। इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है, हरा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हरा रंग क्या होता है, बीच में होता है। ये क्लियर हुआ। एक प्रश्न और आएगा, तरंग दैर्ध्य के जस्ट अपोजिट एक वर्ड होता है विचलन, ठीक ना। विचलन मीन्स वो अपने रास्ते से, पथ से हट गया, मीन्स विचलित हो गया वो। तो सबसे अधिक विचलन कौन किसका होगा, विचलित कौन होता है, बैगनी। विचलन होगा तभी तो तरंग दैर्ध्य कम होता है। तो सबसे कम विचलन कौन होगा, लाल। सबसे अधिक विचलन कौन सा होगा, बैगनी। प्रश्न अगर ये आए कि बैगनी का यूज हम ट्रैफिक सिग्नल में क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है, काफ़ी कम होता है, और विचलन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। यही प्रश्न आ जाए कि लाल रंग में हम लाल रंग का प्रयोग ट्रैफिक सिग्नल में क्यों करते हैं, क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य क्या है, काफ़ी अधिक है, और विचलन क्या होता है, कम होता है। इसीलिए ट्रैफिक लाइट में नीचे वाली लाइट का प्रयोग होता है, जैसे पीला, हरा, लाल। नारंगी का नहीं होता हालांकि, पर लाल, पीला, हरा, इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है, काफ़ी अधिक होता है, इसीलिए इस तीनों रंग का प्रयोग किया जाता है। याद रखना है इस चीज़ को। अब यहाँ पे दिया गया विद्युत चुंबकीय तरंग, और मीन्स उसका जो तरंगदैर्ध्य दिया गया वो दिया गया, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना, इसको हम स्किप करते हैं। श्रव्य तरंग के वाहक तरंग पर अध्यारोपण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मॉड्यूलन। मॉड्यूलन। एक मैक संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल क्या कहलाएगी, पराध्वनिक। पराध्वनिक। एक मैक संख्या 5 से अधिक है तो इसका क्या हो जाएगा, अति पराध्वनिक। अति पराध्वनिक मतलब जैसे देखो मैक संख्या होता क्या है, अगर आप थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड हो गए मिसाइल्स के बारे में जानने का, तो जैसे राफेल मिसाइल, अभी राफेल विमान जो है वो इंडिया खरीदा, या फिर तेजस है हमारा सुपरसोनिक मिसाइल है, तो उस सब का स्पीड देखोगे ना तो वो रहेगा 3 तो हालांकि बहुत अधिक हो गया, 2.5 मैक इतना रहता है। अभी जो नया नया आया है जैसे चिनूक हेलीकॉप्टर, या फिर जो भी नया नया मीन्स ब्रह्मोस जैसे हमारा, ठीक ना, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, उसका जो है 3.5 है मैक, मतलब ये बहुत स्पीड हुआ। सबसे फास्टेस्ट अभी बनाया है, हालांकि ये करंट का हो जाएगा, फिर उसको कोई करंट उसको बीट कर देगा। रसिया के पास सबसे हाईएस्ट है, मीन्स हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक का मतलब वो हुआ कि साउंड के स्पीड से 5 गुना, मतलब उसका 5 मैक है। 5 मैक का मतलब हुआ ध्वनि के साउंड से 5 गुना। 3.5 मैक मतलब जैसे ध्वनि का साउंड कितना है, 331.7 मीटर पर सेकेंड। इसको क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अप्रॉक्स 1000 हो जाएगा। 1000 मीटर पर सेकंड के स्पीड से अगर कोई गाड़ी जा रहा, मीटर सॉरी, किलोमीटर नहीं मीटर, तो वो हो जाएगा 3 मैक हो गया। समझ लो मैक मतलब क्या होता है, वायुयान के स्पीड में मापते हैं और साउंड के स्पीड से कंपेरिजन करते हैं। क्लियर हुआ होगा उम्मीद था। अच्छा, क्या कमेंट बॉक्स में बता पाओगे कि इंडिया के पास पहले सबसोनिक मिसाइल नहीं था। हाँ, सुपरसोनिक था, मीन्स काफ़ी स्पीड वाला, सबसोनिक नहीं था, जो इंडिया हाल ही में डेवलप किया, 2019 में डेवलप किया। तो उस मिसाइल का नाम जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो
मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण में किया जाता है? विमान, ये सब पता ही दिया है। डेसिमल किसका इकाई है? ध्वनि तीव्रता का। श्रेणी अनुनाद होने पर पावर फैक्टर का मान क्या होता है? 1 ही होता है। मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है 85 डेसिबल, मतलब आदमी जो शोर करेगा या कितना शोर तक रह सकता है, सिंपल रहेगा तो 85 डेसिबल तक है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल तक होता है? तो 30 से 40 डेसिबल। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? आयन मंडल से। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होता है? तो आयन मंडल से। सोनोग्राफी में कौन सा तरंग काम आता है? पराश्रव्य तरंग। ये भी इंपॉर्टेंट है। सोनोग्राफी में कौन सा तरंग काम आता है? सोनोग्राफी में तो पराश्रव्य तरंग। ध्वनि का सुरीला होना निर्भर करता है ध्वनि के तारत्व पर सुरीला होना, श्रिल साउंड, ठीक है ना। दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को कहते हैं तरंग दैर्घ्य। मतलब जैसे ये ऐसा हुआ ना, तो इसको और इसके बीच की दूरी क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंग कौन सा होता है? दृश्य प्रकाश तरंग। सर्वाधिक ऊर्जा वाला तरंग दृश्य प्रकाश तरंग। ध्वनि का प्रभाव कान पर कितने समय के लिए रहता है? 1/10 सेकेंड। ऑप्शन में आपको 0.1 सेकेंड भी आएगा। ALP में पिछली बार पूछ लिया गया था ये प्रश्न, तो ऑप्शन में 0.1 सेकेंड था, ठीक ना, याद रखना इस चीज़ को। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपरिवर्तित आवृत्ति उसका क्या रहेगा? सेम ही होगा। आवृत्ति में कोई चेंजेज नहीं होगा, हाँ स्पीड कम हो जाएगा। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह की ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 17 मीटर। ही बताए थे कि इको साउंड जो होगा, प्रतिध्वनि जो होगा, उसके लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना है? 17 मीटर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। चमगादड़ उड़ता है क्योंकि चमगादड़ क्या छोड़ता है? पराश्रव्य तरंग छोड़ता है, उसको आंख नहीं होता। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है अल्ट्रासोनिक तरंग। विमानों के आंतरिक भागों में सफाई में किसका प्रयोग होता है? पराश्रव्य तरंग का। यहाँ पे तरंग भी आवृत्ति n है, तरंग दैर्घ्य मीन्स डेल्टा दिया गया है। इसका संबंध बताना है तो v बराबर n डेल्टा मीन्स वेग बराबर आवृत्ति मल्टीप्लाई तरंग दैर्घ्य होता है। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर क्या है? वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल मीन्स वायु के बिना क्या होगा? साउंड मीन्स ट्रेवल नहीं करता है, माध्यम चाहिए उसको, इसलिए सुनाई नहीं देगा। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। यदि दाब दुगुना कर दे, याद रखना दाब का मीन्स प्रेशर का ध्वनि की स्पीड पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बस टेम्परेचर का पड़ता है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इस सब का पड़ता है, दाब का नहीं पड़ता है। तो दाब दुगुना करो, 6 गुना करो, आधा करो, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। बादलों की बिजली की चमक में काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसका मेन रीजन क्या है? कि प्रकाश का चाल क्या होता है? ध्वनि की चाल से अधिक होता है। प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 लाख मीटर पर सेकेंड, काफ़ी अधिक है। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम किस में होगा? गैस में होगा। हालांकि इससे कम निर्वात में होगा, पर सबसे कम क्या है? गैस में होगा। गैस नहीं रहा होगा ऑप्शन में, इसलिए मीन्स निर्वात नहीं रहा होगा, इसलिए गैस दिया गया है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटने से क्या घट जाएगा? बार बार रिपीट किया इसको। वायु का वेग तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा, तापमान घटने से ध्वनि का वेग घट जाएगा, ठीक ना। पराध्वनि विमान उड़ता है ध्वनि की चाल से अधिक। पराध्वनि मतलब ध्वनि की चाल से अधिक। पराध्वनिक विमान कौन सी प्रघाती तरंग पैदा करता है? पराश्रव्य तरंग। वस्तु के वेग और उसी माध्यम में उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता होती है 30 से 40 डेसिबल। अब सारा प्रश्न आपको लग रहा होगा कि आता ही है। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तारत्व मीन्स श्रिल जो होता है मोटा या पतला होगा, वो तारत्व के कारण होता है। तारत्व, ध्वनि का तारत्व मीन्स पिच किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर पिच निर्भर करता है, और पिच पर ध्वनि का मोटा और पतला होना पता चलता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ क्या होगा? तारत्व अधिक होगा। तारत्व अधिक मतलब आवाज़ पतला, ठीक ना। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ क्या होगा? आवृत्ति अधिक होगा। तारत्व अधिक मतलब आवृत्ति अधिक। कौन सी प्रक्रिया और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता? ध्रुवन जो होता है वो मीन्स कौन सी प्रक्रिया प्रक्रिया प्रकाश यहाँ पे होना चाहिए, ठीक ना। प्रकाश और ध्वनि में घटित नहीं होती ध्रुवन, प्रकाश का ध्रुवन नहीं होता। रडार का कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेडियो तरंग का परावर्तन। इको साउंडिंग प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। जैसे क्या होता है ना कि मान लो ये समुद्र है, ठीक है ना,
यहाँ से कोई साउंड छोड़ा गया, ठीक, तो ये क्या होगा, साउंड रिफ्लेक्ट होके मिट्टी के सतह से क्या होगा, वापस आएगा, वापस आया। अब हमने पता है कि साउंड का चाल कितना है, ठीक, तो ये आया, यहाँ तक आया, टाइम काउंट हो गया। अब जब टाइम और चाल आपको पता है तो डिस्टेंस तो पता कर ही सकते हो। इससे क्या होता है, गहराई पता किया जाता है। उस मशीन को कहा जाता है सोनार, याद रखना, सोनार कहा जाता है इसको। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह से कितना दूर खड़ा होना चाहिए, 56 फीट यानी तो 17 मीटर, ठीक ना। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, परावर्तन। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौसंचालकों के द्वारा। ये काम किस पे करता है, वही इको साउंड पे, ठीक ना। गुंजहीन हॉल मीन्स डेड हॉल का अनुरण काल क्या होता है, 0 सेकंड। 0 सेकंड मीन्स इको नहीं होता। अनुरणन हॉल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन क्या होता है, सेविन से मतलब उस पर एक लेयर लगाया जाता है ताकि साउंड क्या हो, रिफ्लेक्ट ना हो। जब सेना पुल पार कर रही होती है तो सैनिकों के कदम से कदम मिलाकर चलने का निर्देश नहीं दिया जाता है, वो ना चले, ठीक ना। क्यों, क्योंकि क्या होता है, अनुनाद के कारण, बस याद रखो अनुनाद के कारण, जिससे क्या होगा, पुल टूट जाएगा अगर एक साथ वो नीचे पकड़ेगा तो। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनादन का। अब मुझे रेडियो पर अगर स्टेशन हम कुछ चला लेते हैं तो वो होता है अनुनाद के कारण, याद रखना, बस अनुनाद आपको टर्म याद रखना है। जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को उनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है। उनका कारण क्या है, व्यतिकरण। जैसे यहाँ पे एक स्पीकर बज रहा है, यहाँ भी एक स्पीकर बज रहा है, और पूरा बीच में अगर कोई बैठा होगा ना तो उसको साउंड नहीं सुनाई देगा। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव। टेंथ में पढ़े होंगे कि ट्रेन सिटी बजाती हुई आपके नज़दीक आएगी तो साउंड बढ़ता हुआ लगेगा, फिर दूर जाएगी, कम होता हुआ जाएगा। ये क्या था, डॉपलर प्रभाव था। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। पास आती हुई गाड़ी की सीटी, वही है डॉपलर प्रभाव। किस प्रकार की तरंग को प्रयोग रात्रि दृष्टि के उपकरण में किया जाता है, तो अवरक्त तरंग का। रात्रि दृष्टि उपकरण में किसका होता है, अवरक्त तरंग का। चलिए नेक्स्ट आपका हीट है। आज मैंने एक लेसन कंप्लीट कर दिया। उम्मीद करते हैं यहाँ से आपको भी कुछ सीखने का मौका मिला होगा। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और अगर पसंद ना आया हो डिसलाइक भी कर देना, पर कारण जरूर बताना ताकि वीडियो को इंप्रूव कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। उष्मा का ऐसा मात्रक है जूल, उष्मा का ऐसा मात्रक जूल, जबकि ताप का ऐसा मात्रक क्या है, केल्विन। इसको बहुत अच्छे से याद कर लो, नहीं तो स्टूडेंट गलती करते हैं, ताप का भी जूल मार देते हैं। उष्मा का ऐसा मात्रक है जूल, ताप का केल्विन। 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है 4.2 मल्टीपल 10 स्क्वायर जूल, 4.2 मल्टीपल 10⁻² जूल। उष्मा एक क्या है, आंतरिक ऊर्जा है। उष्मा एक आंतरिक ऊर्जा है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, नहीं तो कहीं कहीं आपको 97 डिग्री फ़ारेनहाइट भी रहेगा। अधिकतर यही रहेगा 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। कमरे का सामान्य तापमान होता है 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस या नहीं तो 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। सूर्य का तापमान को किस में मापते हैं, ये होता है पायरोमीटर। पायरोमीटर के बारे में प्रश्न ये भी आएगा कि उच्च तापमान को किस में मापते हैं, तो पायरोमीटर में, ठीक ना। उच्च तापमान या सूर्य का ताप किस में मापेंगे, पायरोमीटर से, नहीं तो सिंपल के लिए थर्मामीटर का प्रयोग होता है। विशिष्ट उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल, किलोग्राम, केल्विन। गुप्त उष्मा का एसआई मात्रक जूल पर केजी। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट पर 97 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में माप का तापक्रम 3000 कैलोरी किसके बराबर होगा, 27 डिग्री के, 27 डिग्री। पानी का घनत्व अधिकतम कहाँ होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पानी का घनत्व अधिकतम कहाँ होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। यही कारण है कि जब किसी तालाब के ऊपर में बर्फ़ जम जाता है फिर भी उसके अंदर की मछलियाँ क्या होती है, जीवित रहती है, क्योंकि अंदर क्या होता है, बर्फ़ नहीं जमता, पानी ही रहता है। इसका रीज़न क्या है कि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे अधिक होता है। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए जिस आवश्यक उष्मा की ज़रूरत होती है उसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा 1 डिग्री टेम्परेचर
बढ़ाने या घटाने के लिए, मेनली बढ़ाने के लिए ही जितना ऊष्मा का आवश्यकता होगा उसे क्या कहा जाएगा, उस वस्तु का विशिष्ट ऊष्मा कहा जाएगा। किसी वस्तु का विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करता है, पिंड के द्रव्य पर, मीन्स कितना उसमें या क्या रखा गया, उसका घनत्व कैसा है, उस पर डिपेंड करता है मेनली। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी के विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, क्योंकि पानी का विशिष्ट ऊष्मा अधिक होता है। केल्विन मान के मानव शरीर का तापमान कितना होगा, 310 केल्विन। केल्विन में डिग्री नहीं लगता और कैपिटल में लिखा जाता है के, जैसे 310 के लिखा जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, वही 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सब क्या है, बराबर है। नेक्स्ट है आपका वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, विकिरण के द्वारा, विकिरण द्वारा। तापमापी में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि गर्म होने पर अधिक फैलता है और साथ ही क्या होता है, वो जो कांच होता है उसमें वो चिपकता नहीं है। थर्मामीटरों में आमतौर पर पारा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, उच्च चालकता होता है, उच्च चालकता होता है। यहाँ पे एक प्रश्न और आएगा कि थर्मामीटर में क्या होता है, पारा का प्रयोग होता है जहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, 0 से अधिक होगा, मीन्स प्लस में होगा। ठंडे प्रदेशों में जो थर्मामीटर होगा उसमें हम पारे की जगह पर अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, याद रखना इस चीज़ को। वह तापक्रम जो फ़ारेनहाइट व डिग्री सेल्सियस दोनों पर समान होता है वह है -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस। केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, 273 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कुछ रेखीय प्रसार गुणांक दिया गया है, पढ़ लेते हैं इसको। देखो पावर में सबका 6 ही है, माइनस में इस्पात का क्या है 11, सीसा 29, मतलब मल्टीप्लाई में -26 10 पावर है, पर ये बस याद रखो। तांबा का कितना है 17, सबसे अधिक होता है सीसा का, ठीक है ना। सीसा का रैखिक प्रसार गुणांक कितना होता है, सबसे अधिक होता है 29, बस ये याद रखना। कभी असेंडिंग डिसेंडिंग में दे देगा ये सब। एल्युमिनियम का होता है 29, एल्युमिनियम का 23, और उसके बाद पीतल और फिर तांबा। नेक्स्ट यहाँ पे पदार्थ दिया गया, किसका क्वथनांक कितना होता है, पढ़ लेते हैं एक बार इसका। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस, नेप्थलीन का 80 डिग्री सेल्सियस, तांबा का 1082 या 1082 डिग्री सेल्सियस, लोहा का काफ़ी अधिक है 1537 डिग्री सेल्सियस गलनांक, याद रखना। लोहे का गलनांक कितना है 1530 डिग्री सेल्सियस, जस्ता का 410 डिग्री सेल्सियस। जबकि क्वथनांक क्या है पानी का, क्वथनांक मतलब उस पर वो उबलने लगेगा, ठीक ना। तो पानी का है 100 डिग्री सेल्सियस, पारा का 357 डिग्री सेल्सियस, केरोसिन 240 डिग्री, नारियल तेल का 286 और जस्ता का 907 डिग्री सेल्सियस। पैरोमीटर से मापा जाता है 800 डिग्री से ऊपर का तापमान। जब अधिक तापमान मापेंगे, जैसे सूर्य का तापमान किस में मापेंगे, पैरोमीटर में। अभी पढ़े थे प्रश्न। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणु में क्या होता है, चाल बढ़ जाता है, चाल बढ़ जाएगा और वो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाएगा। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है, उसके अणु के औसत गतिज ऊर्जा का। उसके अच्छा एक प्रश्न और आता है कि अणुओं में कौन सा ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा, ठीक है ना, ये गतिज ऊर्जा होता है। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा क्या हो गया है, बढ़ गया है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाएगा तो उसके अपोजिट अणु का चाल क्या होगा, घट जाएगा। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था, डेवी ने। घसने से क्या होता है कि उसमें ऊष्मा होता है, घर्षण से क्या होता है, हीट आता है और जिससे वो पिघल गया, डेवी ने किया था। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होता है, घट जाता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप